गुरुग्राम से चारू कुमार स्क्रीन्स पे। चारू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आपकी पहली क्वेरी चारू मैम। मेरी पहली क्वेरी है, मेरे पास IEX के 219 शेयर हैं 255 के रेट पे, जो कि अभी 133 चल रहा है। हाँ, और लिया क्यों था तब? वो ट्रेडिंग में तब बहुत उछल रहा था, तो ट्रेडिंग करी थी क्या कि लेऊंगी और कल परसों जब निकलेगा निकाल दूंगी? इस मन से लिया था, किसी और मन से लिया था? नहीं, इसी मन से ही लिया था। स्टार्ट ही किया था, अभी 2 साल पहले ही शेयर मार्केट में आई हूँ, तो अभी स्टार्ट ही किया था, तो लेकिन इसी में ही फंस गई हूँ। वो बहुत फंसे। रजत क्या करा जाए भाई, वो मोमेंटम उस जमाने में चेज किया था, स्टॉपर्स लगाया नहीं था, आज मामला आधा हो गया है। देखिए, आधा मामले में तो बेचने के लिए सलाह देना मुश्किल है, बट एक चीज है कि ये 120 का नीचे जाने से और भी नीचे जा सकता है, और ये ऊपर कब जाएगा? 140 के ऊपर में इसको एक हफ्ता पूरा रहना पड़ेगा, तब ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट स्टॉक है, ये जो कॉन्सेप्ट स्टॉक मतलब ये जो एनर्जी एक्सचेंज, ये सब चीज चालू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट लास्ट कॉन कॉल का जो ट्रांसक्रिप्ट था वो पढ़ के मुझको यही समझ में आया कि होगा सब कुछ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आप इसमें बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बट मैं ये कहूंगा कि इसमें अभी एवरेज मत कीजिए, एवरेज करने का टाइम आपको बाद में आ जाएगा। छपरा बिहार से जूही जी स्क्रीन पे। जूही मैम, क्या करते हो छपरा में आप? सर अभी ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में। अच्छा, पढ़ाई करते करते साथ में शेयर बाजार में भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया है? यस सर। बहुत अच्छा। कैसे कर रहे हो? ट्रेडिंग करते हो, कुछ फंडामेंटल्स पढ़ते हो, या कोई बता रहा है, ब्रोकर हेल्प कर रहा है? कैसे स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो? जूही, अगर टीवी खुला हुआ है तो टीवी म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या इको आएगी, ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। टीवी खुला है क्या? यस सर। आपको शक था कि हम लाइव हैं कि नहीं, ऐसा शक कर रहे थे क्या हम पे आप? जूही मैम, पहला सवाल कौन सा? सर जियो फाइनेंस के बारे में। कितने लिए, किस भाव पे लिए? सर 232। 232। रजत दा, जियो फाइनेंशियल अब चार्ट्स पे तो कुछ है नहीं अभी, फिर भी आप क्या व्यू दे? बहुत लोग पूछते होंगे आपसे भी, आपके यूट्यूब चैनल पे या जहां पे भी आप जाते होगे, जियो ले लें क्या, जियो ले लें क्या? क्या रिकमेंड कर रहे हो उनको, क्या बोल रहे हो आप? देखिए, जियो फाइनेंस मतलब इसमें अभी फंडामेंटल्स वो डिटेल ये क्या परफॉर्म करेगा, और टेक्निकल्स भी कुछ है खास है नहीं। बट एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आपने जियो फाइनेंस अगर लिया है तो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, तब जाके पता चलेगा। अभी हम बोलेगा कि इसमें फिर से निवेश कीजिए, वो भी बोलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, और ये भी बोलना नहीं चाहिए कि इससे आप निकल जाइए। एटलीस्ट जो इनिशियली लिया है थोड़ा होल्ड कीजिए, ये बाउंस बैक करेगा, तब आप अगर प्रॉफिट बुक करेंगे कि उसको निकाल देंगे पूरा, या आप फिर से इसमें निवेश करेंगे, वो तब सोचा जाएगा। अभी देखिए, ये एक नया काउंटर है, फिलहाल ये मुझको नहीं लगता है कि 220 के नीचे अभी तुरंत चला जाएगा। कोई कारण से 220 के नीचे जाने से ये 210, 207 ये रेंज भी टेस्ट कर सकता है। बट ओवरऑल ओवर द लॉन्ग टर्म ये उम्मीद की जा सकती है कि ये आगे जाके अच्छा करेगा। हाँ, तो भाई ना इसमें अभी चार्ट्स बने ना ऐसा अभी फंडामेंटली कुछ समझ में आ रहा है। जो जो दाव लगा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जूही जी डिसाइड करके बैठा हुआ है। आप डिसाइड करिए, आप लंबी अवधि के लिए रुकना चाहते हो नहीं रुकना चाहते हो। रजत दा यही कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए। गाबा सर भी लंबी अवधि की बात करते हैं जब भी जियो फाइनेंशियल चर्चा में आता है, पसंद आता है उनको भी, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से, बहुत लंबी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। खैर, जियो फाइनेंशियल इसी ग्रुप का हिस्सा है जिसपे आप ये शो देख रहे हैं, CNBC आवाज का प्लेटफॉर्म जहाँ पे है। तो डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है और RIL का आम जियो फाइनेंशियल है। तो आप किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा। कीर्ति मैम, अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल है बेक्टर फूड्स पर। बेक्टर फूड्स हमने लिया था 489 एवरेज प्राइस है, और अभी इसका हाई ये गया है 1044 पे। तो जब ये थोड़ा उठने लगा था, मैंने मेजर क्वांटिटीज बेच दी थी उस टाइम, तो अभी बहुत ही कम
होल्ड करती हूँ, हाँ, बट इसमें सवाल है कि इसमें और बढ़ाना चाहिए इस प्राइस पे कि नहीं। ये हम मतलब इससे आप अपनी बात कर रहे हो या आमतौर पे आपकी बोलचाल में रॉयल फीलिंग देने के लिए? हम लखनऊ के तो हम ही बोलते हैं। हाँ, रॉयल टच भी आ जाता है इसमें थोड़ा सा। हम रजत दा, बेक्टर्स फूड, मेरे ख्याल से ये देखिए, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अपवर्ड है और इंटरमीडिएट ट्रेंड फ्लैट रेंज बाउंड है। तो इसमें बने रहने का ही सलाह दूंगा। इस लेवल पे खरीदारी करने लायक अभी तो कुछ टेक्निकल्स पे आया नहीं और इसका फंडामेंटल मैच चेक करने का टाइम नहीं मिला। तो बट ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, लगता है कि इसका फंडामेंटल तो अच्छा ही होगा। अब जो आपके पास है उसमें बने रहिए, और फिलहाल कोई कारण से ये नीचे की तरफ आता है, मतलब मान लीजिए कि 1000 के नीचे आता है लेकिन ये 900 के नीचे नहीं जा रहा है, उस टाइम पे आप अगर एवरेज करना सोचेंगे तो एवरेज कीजिए और 750 का स्टॉप लॉस लगा के नया पोजीशन पे, और पुरानी पोजीशन जो है उसको रख दीजिए। क्विकली चारू मैम, अगला सवाल आपका। जी। मेरे पास गोल्ड ट्रेडिंग है। गोल्ड के मैंने लॉट्स परचेज किए हैं, 31 लॉट्स हैं, और मैंने उसको 1985 पे पहला लॉट लिया था। उसके बाद एवरेज करते करते लास्ट मेरा जो लॉट है वो 1901 पर भी है। सो अभी लेकिन गोल्ड बहुत नीचे जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तोड़ निकाला। हाँ, एक एक्सपर्ट है HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज और करेंसी डेस्क के हेड अनुज गुप्ता साहब जुड़ते हुए। अनुज जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सास बहू के लिए समय निकालने के लिए और मेरे लिए भी। अनुज जी, सवाल सुना आपने चारू मैम का? जी आशीष जी, जी आशीष जी, बिल्कुल। क्या करें भाई चारू मैम, गिरे जा रहा है आपका सोना। देखिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, सास बहू के बीच में सोना आ गया है। तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है गोल्ड में वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट आया क्योंकि डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, बट आई एम श्योर कि जो मोमेंटम है गोल्ड का वो कंटिन्यू रहेगा। मेरी सलाह है कि ये होल्ड करके चलें अभी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन का डिमांड स्टिल आने वाला है, मैरिज सीजन है, फेस्टिवल है, और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि FOMC इस बार इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाए क्योंकि क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे। तो आई एम श्योर कि इनको होल्ड करना चाहिए। और अगर इनका जैसा कि मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाइंग है, तो डेफिनेटली अगर ये ईयर एंड तक होल्ड करते तो आई एम श्योर कि अगेन हम 1950 से लेकर $1980 तक के लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। चारू मैम, आंसर सॉल्व हुआ या कुछ और पूछना है आपको अनुज से? नहीं, वो आंसर सॉल्व हो गया, थैंक यू। मैं बिकॉज बहुत कंफ्यूजन था कि कितना लॉस में है, अब क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अनुज मच। जी, आपका भी धन्यवाद। इस नोट पर कीर्ति मैम, सोनिका मैम, चारू जी, जूही जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। रजत दा, इतने दिनों बाद लौट के आने के लिए और बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल हमारा है इस पे डिशमैन कार्बोजेन MX। ओके, लिया हुआ है कीर्ति मैम की लेने का मन है? I have 1,625 shares of Dishman Cargo and ये हम 2020 से इसमें हैं। कुछ पहले प्रॉफिट भी कमाया था, फिर कुछ सेल कर दिया, तो फिर उसके बाद लॉसेस होने लगे, तो काफी टाइम से इसमें हैं। अभी हमारा जो एवरेज प्राइस है दैट इज 182 और अभी ये चल रहा है 163 पे। तो ये जानना था कि इसमें हम और एवरेज करें कि लॉसेस बुक करें, क्या करना चाहिए इसमें? रजत, आपने बढ़िया तरीके से सवाल सुन लिया है। 182 की खरीद, काफी लंबा समय हो चुका है, आज भी 20 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करूं? देखिए, इसमें उन्होंने जो लेवल कहा है कि उनका लेने का जो भाव है, मतलब एक्विजिशन प्राइस 182, वही 180 इसके लिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस पार करने के बाद ही ये चल सकता है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इसमें से निकल के कोई दूसरी काउंटर लेना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पिछले बहुत महीनों से
दिख रहा है कि इसकी मूवमेंट बहुत रेंज बाउंड हो चुका है और अभी कोई कारण से 150 के नीचे गिरेगा तो 140 के आसपास इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो टेस्ट करेगा और वो टेस्ट करने के बाद में नीचे भी जा सकता है। और इसमें अभी ऑसिलेटर के मुताबिक 14 RSI के मुताबिक यही समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की गुंजाइश थोड़ा कम है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बेच के अगर आपने लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो RBL बैंक ले सकते हैं। RBL बैंक बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा जैसा आपका IDFC बैंक ने किया था पहले, उस टाइप का मूवमेंट इसी में भी आने का गुंजाइश है। खुलासा ये कर देना चाहिए कि मैं ये YouTube एज वेल एज माय क्लाइंट्स दोनों जगह पे रिकमेंड किया है, तो वो मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है। आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल पोजीशंस। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया भाई। डिशमैन में मैम रुक के कोई फायदा नहीं है और उसमें स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स हैं। हमारी खरीद के नीचे के लेवल्स पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, मुश्किल होगा, एग्जिट करेंगे। और आप चाहें तो रजतदा जो कह रहे हैं इस पैसे को पूरे लॉसेस कवर करें, सॉरी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करें या पूरे लॉसेस कवर करें? रजतदा सारे के सारे स्टॉक्स बेच दूं क्या? आप आधा रखिए क्योंकि इसमें इतना जबरदस्त सिग्नल नहीं है कि अभी तुरंत ये नीचे चला जाएगा, इसीलिए आधा रखिए। कोई ऊपर में एक्सकर्शन हो और उसमें 180 का आंकड़ा पार नहीं करे तब आप पूरा ही बेच दीजिए, अभी आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है B2 पे और उसमें से बजाज फिनसर्व देखिए, मुझे लगता है एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिल रहा है। जो पैटर्न है दैट्स अ फॉलोइंग चैनल और जिसका ब्रेकआउट मिला था 1560, तो 1565 प्रोबेबली, क्योंकि बहुत जल्दी में बढ़ रहा है, तो 1570 1570 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1620 का। ओके, बजाज फिनसर्व ये एक आपकी पिक हो गई। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? जी, मेरी नज़र जिंदल स्टील पे है। इसमें एक बुलिश प्रोगैप कैंडल आज बनी है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगभग 660 670 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, वहां पे स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। करंटली प्राइस 697 का है। मुझे लगता है इसमें 720 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसका लगभग रखूंगा 687 का। बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था कि अब तक किसी ने ये लिया क्यों नहीं, क्योंकि मेरी सुबह सुबह नज़र इस पे गई थी। आज मेटल्स में तेज़ी है, फेरस मेटल्स में, और इसमें सबसे हाई बीटा यही स्टॉक है। ध्यान रखिए, ये प्योर मोमेंटम प्लेज होते हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लगा तो लगा, नहीं लगा तो 5-6% के इंट्राडे मूव्स ही मिल जाते हैं इन स्टॉक्स में। तो ये इस समय एक जिंदल स्टील पर एक ट्रेड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।